साड़ी की दुकान पर भीड़ उमड़ी हुई थी। साड़ियाँ खरीदने के लिए महिलाएं बहुत थीं। इतनी भीड़ देखकर माया जी एक तरफ बैठ गई और भीड़ छटने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें भी आगे बढ़ने की जगह मिल गई। वो वहां जाकर बैठी ही थी कि सामने उनकी पुरानी पड़ोसन दीप्ति जी बैठी हुई थी। दोनों की नजरें मिली और दोनों उठकर खुशी से एक दूसरे के गले लग गईं। क्या बात है दीप्ति, महीनों हो गए पर हम मिल तो लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आज तुमसे मिलकर। घर पर सब कैसे हैं? माया जी ने पूछा। सब कुछ अच्छा चल रहा है। तीज आ रही है तो बहू के लिए साड़ी खरीदने आई थी, दीप्ति जी ने माया जी से कहा। हाँ, तीज तो आ रही है, मैं भी अपने लिए साड़ी खरीदने आई हूँ। बड़ा मन है एक चटक हरे रंग की बनारसी साड़ी लूँ। काफी दिनों से इच्छा हो रही थी तो आज ही आ गई, माया जी ने जवाब दिया। तुम भी ना माया, ये तो बहू बेटियों के पहनने के दिन हैं। तुम साड़ी लेकर क्या करोगी? अब तो सास बन गई हो तुम, जो भी पास में है वही पहन लेना, दीप्ति जी ने कहा। तो माया जी ने आश्चर्य हुआ। सास बन गई हूँ तो क्या हुआ? मेरी खुशी भी तो मायने रखती है। नया कपड़ा सभी को अच्छा लगता है पहनना। फिर सास बनने से मेरी जिंदगी तो नहीं रुक जाएगी। मैं पहनना और ओढ़ना कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ बहन, तुम तो अभी भी हीरोइन की तरह रहती हो। प्रेस की हुई साड़ी, अच्छी सी हेयर स्टाइल, मैचिंग पर्स, लिपस्टिक, चूड़ियाँ और घड़ी लगाती हो। नहीं तो तुम भी तो सास बन गई हो, दीप्ति ने फिर कहा। माया चुपचाप सुन रही थी, फिर बोली। अच्छा, ये बताओ कि सास दिखने के लिए क्या क्या करना होता है? तुम ही बता दो। फिर दीप्ति जी को ऊपर से नीचे निहारते हुए माया जी बोली। रहने दो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है। तुमने तो बहू आते ही खुद को बदल लिया है। बहू आने का ये मतलब नहीं है दीप्ति कि हम खुद को लाचार, बेढंगा और बेरंग दिखाएं। हमारे जीवन के अपने रंग हैं। अपने आप को देखो, 60 की उम्र में 70 की लगती हो। माया जी ने दीप्ति जी को टोका तो वो हंसने लगी। इतना कुछ अब हमें करने की जरूरत क्या है? अब तो हमारी उम्र हो गई है, माया जी ने फिर कहा। हाँ, उम्र हो गई है पर उम्र खत्म नहीं हुई है। जीवन के रंग, जीवन की इच्छाएं तो अभी काफी बची हैं। उन्हें भी पूरा करने का अभी तो मौका मिला है। माया जी ने अपनी बात पूरी की और चटक रंग की साड़ी लेकर घर आ गई। घर आकर उन्होंने अपने पति नितेश जी को साड़ी दिखाई। उन्होंने साड़ी की सराहना की और बोले, इसी बात पर तुम चाय पिला दो। माया जी बोली, मैं चाय तो बना दूंगी, पर आप मुझे चूड़ी बाजार कब लेकर जाओगे? मुझे साड़ी के मैचिंग की चूड़ियाँ खरीदनी है। रसोई में जाते वक्त वो अपना मनपसंद गाना गुनगुना रही थी। तभी उनकी बहू ऑफिस से आ गई। माया जी ने उसके लिए भी चाय चढ़ा दी। उन्होंने सबको चाय के कप दिए। उनकी खुशी में महकता चेहरा देखकर बहू ने आखिर में पूछ ही लिया, क्या बात है मम्मी जी, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने तीज पर पहनने के लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। बड़ी ही सुंदर है। और वो अंदर से साड़ी लेकर आ गई और अपनी बहू अदिति को दिखाने लगी। यह देखकर अदिति की त्योरियां चढ़ गईं। वाह मम्मी जी, आपकी इस उम्र में भी शौक खत्म नहीं होते हैं। तीज का क्या है, उस पर कोई भी साड़ी पहन लेते हैं। इतनी सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं घर में। एक तो इतनी महंगाई और आपके खर्चे ही खत्म नहीं होते हैं। फिर आपको इस उम्र में अब करना भी क्या है? आपकी उम्र की तो महिलाएं राम नाम की माला जपती हैं और आप हैं कि अभी तक इन साड़ियों और चूड़ियों और इस साज सज्जा में उलझी रहती हैं। तीज कोई बड़ा त्योहार तो नहीं है। यह सुनते ही माया जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। नितेश जी ने यह सब देखा और अपने कमरे में जाकर देखा तो माया जी रो रही थी। फिर उन्होंने कहा, अरे मेरी हीरोइन ऐसे क्यों टेसुए बहा रही है? तू रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है माया। तुझे साड़ी का शौक है तो तू ले आई और फिर मुझसे पैसे लेकर गई थी। बहू कुछ कहती है तो उसे दिल पर मत ले। कल हम मैचिंग की चूड़ियाँ लेने चलेंगे। ये आजकल की लड़कियाँ क्या जाने तीज त्योहार कैसे मनाते हैं। ये तो बस अपने काम में ही लगी रहती हैं। इन्हें नौकरी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है तो ये त्योहार क्या मनाएंगी। अभी उसे कुछ मत कर, वो ऑफिस से थकी हुई आई है। हम कल बात करेंगे। अगले दिन सिंजारा था। अदिति तो ऑफिस चली गई और माया जी अपने पति के साथ
चूड़ी बाजार जाकर मैचिंग की चूड़ियाँ ले आईं और साड़ी की मैचिंग का सिला सिलाया ब्लाउज ले आईं। दोपहर को ही सब खाने की तैयारी कर ली और शाम को मेहंदी वाले को बुलाकर चारों हाथ पैर में मेहंदी लगवा ली। शाम को अदिति घर आई तो देखा कि सास के चारों हाथ पैर में मेहंदी लगी हुई थी और वो यह देखकर जोर से हंसने लगी। मम्मी जी, आप पर भी जवानी आ रही है, जो चारों हाथों पैरों में मेहंदी लगाई हैं, पांचों उंगलियों में वैसे ही मेहंदी लगा लेती। सास बन गई हैं पर नखरे तो अभी भी नई नवेली बहू की तरह करती हैं आप। उम्र हो गई है पर शौक है आपके कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। यह सुनते ही माया जी बोली, बहू, मैं सास बन गई हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा जीवन खत्म हो गया है। जिस प्रकार मेरे होने से तुम्हारी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपने हिसाब से रहती हो, त्योहार पर कुछ भी नहीं करती हो, बस नाम की चुन्नी सर पर डाल लेती हो, 5 उंगली पर मेहंदी लगा लेती हो जाती थी कि इस समय और पूजा कर लेती हो। ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरी भी तो बात सुनो। सास बन गई हूँ पर मैं सुहागन हूँ और सुहागन जिस तरह से रहती है मुझे उसी तरह रहना पसंद है। मुझे शौक है कि मैं त्योहार पर अपने पति के लिए संवरूं, नई साड़ी पहनूं, चूड़ियाँ पहनूं, हाथों में मेहंदी लगाऊं। यह सब मेरी खुशी है, मेरी मर्जी है। जब मैं तुम्हें नहीं टोकती तो तुम्हें भी यह अधिकार नहीं है कि तुम मुझे टोको और कमेंट करो। और हाँ, यह सब चीज़ें मैं अपने पति के पैसों से लाई हूँ, तो तुम्हें महंगाई का रोना नहीं रोना चाहिए। जैसा घर पहले चल रहा था अभी भी वैसा ही चलेगा। मेरी साड़ी लाने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। बहू, ये तो अपने शौक की बात है। सास बन गई हूँ तो क्या जीना छोड़ दूँ? तुम्हारे पति के लिए कुछ नहीं करती, इसका मतलब यह थोड़ी ही है कि मैं भी करना छोड़ दूँ। कल तीज का त्योहार है, गौरी माता की पूजा करनी है। तुम्हारा मन करे तो सुबह तैयार होकर पूजा के लिए चलना। वैसे मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, जब तक सुहाग है तब तक ही पत्नियाँ ये सब नखरे करती हैं। जरा एक बार अपनी भाभी के बारे में सोच लेना, जो तुम्हारे भैया के जाने के बाद उजड़ सी गई हैं। अदिति यह सुनकर चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। रात को माया जी का बेटा विक्रम भी ऑफिस से आ गया। अपनी मम्मी के हाथों में लगी मेहंदी देखी तो वो भी बोला, अदिति, तुमने मेहंदी नहीं लगाई? कल तीज का त्योहार है। विक्रम, मुझे यह सब ढकोसले पसंद नहीं है। इन सब को करने से क्या होता है? यह सब फालतू लोगों के काम है। मुझे तो अपने ऑफिस के काम से बहुत ज़्यादा काम है। काम निपटाऊं या मेहंदी लगाऊं? तुम भी लगा लेती मेहंदी। मुझे मेहंदी रचे हाथ बहुत सुंदर लगते हैं। वैसे भी कल तो रविवार है, छुट्टी है, पूजा आराम से हो जाएगी। विक्रम ने फिर अदिति को समझाया। अदिति और विक्रम की शादी को कुछ ही महीने हुए हैं। अदिति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और हमेशा व्यस्त रहती है। उसे इन सब का जरा सा भी शौक नहीं है और विक्रम ने शुरू से अपनी मम्मी को यह सब करते देखा है तो उसे यह सब बहुत अच्छा लगता है। रात को विक्रम तो सो गया पर अदिति की आंखों में नींद नहीं थे। उसके बड़े भाई और उसमें 4 साल का अंतर था। उसकी भाभी नेहा जब आई थी घर में तो बड़ी सजी धजी सी रहती थी। उन्हीं कपड़ों, गहनों, मेहंदी का शौक बहुत था उन्हें। नित नई रंगीन साड़ियाँ खरीदती रहती, हंसती मुस्कुराती भाभी सबका दिल जीत लेती थी। शादी को 5 साल ही हुए थे कि एक दिन बड़े भैया सड़क दुर्घटना में चल बसे। भाभी का जीवन ही रंगहीन हो गया। सारे शौक रखे के रखे रह गए। वो निराश रहने लगी थी। अदिति उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी। वो भाभी का दुख समझती थी। माँ को भी बहुत दुख पहुँचा था। उसके बाद तीज आई तो अपने सूने हाथों को वह देखकर रोती रह गई। माँ ने शगुन की मेहंदी लगाई तो अदिति ने टोक दिया, माँ, भाभी इतनी परेशान है और आपने मेहंदी लगा ली। माँ ने कहा, हाँ, मैं सुहागन हूँ ना, त्योहार है, बिना मेहंदी के कैसे रह सकती हूँ। बेटा नहीं रहा पर मेरा सुहाग तो जीवित है। अदिति को सारी बातें याद आ गई। वो भी तो सुहागन है। इन सब चीज़ों की कीमत उससे पूछो जिनसे उनका सुहाग छिन गया है। वो एकदम से उठी और रात को ड्राइंग रूम में गई और मेहंदी की कोन ढूंढने लगी जो माया जी पहले ही ज़्यादा खरीद कर लाई थी। उसने रात को ही 5 उंगलियां मेहंदी से लगा ली। सुबह जब विक्रम उठा तो उसके हाथों में मेहंदी देखकर उसकी आंखें भी खुशी से चमक गईं। तभी वो बोली, मम्मी जी,
तो अपने लिए नई साड़ी लेकर आई हैं और मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास तो कोई हरी साड़ी भी नहीं है। तभी विक्रम अलमारी खोलता है और एक थैली निकालकर उसे दे देता है। अदिति झट से वो खोलती है तो देखती है उसमें साड़ी के साथ साथ रेडीमेड ब्लाउज और मैचिंग चूड़ियाँ भी हैं। अरे वाह, ये सब आप मेरे लिए लाए हो? आपको पता था कि मैं तीज करने वाली हूँ? अदिति ने विक्रम से पूछा। विक्रम ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं लाया, यह सब तो मम्मी तुम्हारे लिए लाई है। तुम्हारी पहली तीज जो है, साड़ी पसंद आई या नहीं? बहुत सुंदर है। अदिति जल्दी से तैयार हो गई और माया जी के कमरे में गई। अपनी बहू को सजी संवरी देखकर माया जी ने तुरंत उसके काला टीका लगा दिया और कहा, मेरी बहू को किसी की नज़र नहीं लगे। अदिति ने कहा, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कुछ सुनाया और आपका दिल भी दुखाया। आपने तो मुझे कितनी बार बोला, पर मैं आपकी भावनाओं की ही खिल्ली उड़ाती रही। अदिति, सुहागन होना भी ईश्वर का ही आशीर्वाद है। जो रीति रिवाज बन गए हैं उन्हें निभाने से हमें खुशी ही मिलती है। घर में सकारात्मक माहौल रहता है और सजी धजी पत्नी तो हर पति के मन को भाती है। बहू, हर त्योहार किसी न किसी कारण से मनाया जाता है। एक हमारे त्योहार मनाने से हमारे पति भी खुश रहते हैं और उन दुकानदारों का परिवार भी खुश रहता है जिनसे हम सामान खरीदते हैं। ये तीज त्योहार सबके चेहरे पर खुशी ले आता है। मैं अकेले अपने लिए ही साड़ी नहीं लाई थी। मुझे पता था तुम्हारा भी पहला त्योहार है तो तुम भी नई साड़ी ही पहनोगी। वैसे भी सजना संवरना हम पत्नियों का अधिकार है, तो भला हम क्यों पीछे इसमें रहे? तुम नौकरी करती हो, तुम्हारे पास समय नहीं होता है, पर फिर भी तुमने रात को मेहंदी लगाई, सुबह उठकर तैयार हो गई, क्योंकि अपने सुहाग के लिए पत्नी कुछ भी कर सकती है, चाहे वो पढ़ी लिखी नौकरी पेशा हो या आम घरेलू महिला हो। माता ने हमें सुहाग दे रखा है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। शरीर बूढ़ा होता है, पर पति के लिए मन की भावनाएं कभी नहीं बदलती हैं। अदिति सब समझ गई थी। उसने माया जी के साथ मिलकर पूजा की और आगे से अपनी सास को सजने संवरने के लिए ताना देना बंद कर दिया। दोस्तों, किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती है, ये तो अपना अपना शौक होता है। बस दिल में भावना और लगन होनी चाहिए। शौक हो तो वो हर उम्र में पूरा हो सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।